So today we are started with the another parameter of identifying the animals. First parameter we have already discussed, right, in the first lecture, that is about the habit and habitat. Today we are discussing about the next parameter to identifying the animals. The next parameter is we have a grades of organization. Right? So grade of organization is the another parameter for understanding the diversity in animals, right? What are the different grades of organization animals possess? कौन कौन से ग्रेड्स हमारे पास एनिमल्स के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, राइट? और उनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह का है, राइट? इसके लिए वेरी वेरी बेसिक थिंग इज दैट if you know that how the life exists on the earth, do you have any idea of that? How the life exists on earth? अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुई है? In which forms the life started on the earth? We have all heard about the cell theory. Cell theory we all heard about, right? So it means the first living form on the earth is the cell, right? Cell is the first living form. According to NCERT says that the structure is smaller than the cell is not considered as living. सेल से कोई भी छोटा स्ट्रक्चर हम उसको लिविंग कंसिडर्ड नहीं कर सकते हैं. सो इट मीन्स द लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम द सेल. तो जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो कहां से स्टार्ट हुई है? सेल से स्टार्ट हुई है. यानी एक इतना लंबा टाइम ऐसा गुजरा है कि जब अर्थ के ऊपर लाइफ सिर्फ किस फॉर्म में थी? सेल्स की फॉर्म में थी, राइट? अब उन सेल्स का काम नहीं चला, दे कंबाइन टुगेदर, और उन सेल्स ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या होना स्टार्ट किया? दे स्टार्टेड टू कंबाइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म सम मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, और वो क्या हो गए? धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते रहे. ऐसे ही हमें क्या मिली? फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स मिली. ग्रुप ऑफ सेल्स से हमें क्या मिले? टिश्यू मिले. तो फिर कुछ इतना लंबा टाइम चला कि सिर्फ जो लाइफ थी वो किस फॉर्म में थी? टिश्यू की फॉर्म में रही, राइट? फिर टिश्यूज का काम नहीं चला, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग आए. इवोल्यूशन चल रहा था क्योंकि इवोल्यूशन टू प्लेस, राइट? इवोल्यूशन कंटिन्यूज. तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा था, टाइम पास हो रहा था, वैसे वैसे क्या हो रहा था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी, राइट? तो सेल्स ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कहाँ में? टिश्यूज में. टिश्यूज मॉडिफाइड हो गए ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स मॉडिफाइड हो गए ऑर्गन सिस्टम में. तो दीज आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स हैं कहाँ के? ऑर्गेनाइजेशन के, राइट? लेकिन ये पूरा का पूरा एक साथ नहीं आया. दिस कम्स अलोंग विद द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के कोर्स के साथ हमें ये सारे क्या मिले हैं? ग्रेड्स मिले हैं. समझ आ गई बात, राइट? पहले हमें क्या मिला? सेल्यूलर ग्रेड मिला, देन हमें क्या मिला? टिश्यू ग्रेड मिला, फिर हमें क्या मिला? ऑर्गन ग्रेड मिला, और उसके बाद फाइनली हमें क्या मिला? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड, विच इज द मोस्ट एडवांस, जो सबसे ज्यादा क्या था? एडवांस था. समझ आ गई बात? तो कहने का मतलब ये है कि हर एक ग्रेड पर आने के बाद क्या हुआ? एक यानी स्टेबिलिटी आई, और उस स्टेबिलिटी के ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या हुए? फॉर्म हुए, और उन ऑर्गेनिजम्स ने एक बहुत लंबी लाइफ जी, और फिर उनके अंदर फर्दर कुछ क्या हुए? मॉडिफिकेशंस हुए, एंड दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और वो और ज्यादा क्या हो गए? कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आ गए. तो इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? जहां से स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन, वहीं से ही हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं. समझ आ गई बात? देखो, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा जाए, सेल से भी पहले देखा जाए, राइट, तो एक टेंडेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, और वो टेंडेंसी क्या है? कि हर एक चीज अकेली नहीं रहना चाहती. दिस इज द टेंडेंसी. ये क्या है? एक टेंडेंसी है. अगर हम बात करें कहें कि विच केम ऑन द अर्थ फर्स्ट, सबसे पहले अर्थ पर क्या आया? दैट इज द एटम. इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स. एटम आया. समझ आ रही है बात आपको? लेकिन एटम ने अकेला रहना पसंद नहीं किया. समझ आ रही है बात? एटम डज नॉट वांट टू रिमेन अलोन.
एटम ने क्या किया, दूसरे एटम के साथ अपने आप को कंबाइन किया एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, और वो काहे में कन्वर्ट हो गए, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। फिर मॉलिक्यूल्स फर्दर, यानी कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ने भी क्या किया, अकेले रहना पसंद नहीं किया, दे अगेन कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़े एंड दे फॉर्म द कंपाउंड्स, और वो काहे में कन्वर्ट हो गए, कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए। समझ आ रही है बात आपको? और ऐसे ही जब ये कंपाउंड्स बने, इन्हीं कंपाउंड से वी डिराइव द अमीनो एसिड्स, हमें क्या मिले, अमीनो एसिड्स मिले। अमीनो एसिड्स आर व्हाट, अमीनो एसिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन शुरू हो गई। समझ आ रही है बात? और जहां प्रोटीन की फॉर्मेशन शुरू हुई, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन, और कहाँ का बर्थ हुआ, सेंट्रल डॉगमा, दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसी तरह धीरे धीरे हमारे पास क्या बने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमें देखने के लिए मिलने लगे जिनके अंदर क्या आ गई, लाइफ आ गई। समझ आई बात? तो जब लाइफ आ गई, यानी सेल जो हमारी बनी है वो कहाँ से बन रही है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड से बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। समझ आ गई बात? एंड दिस सेल इज रिगार्डेड एज नाउ लिविंग, और वही सेल को हम क्या रिगार्ड करते हैं, लिविंग रिगार्ड करते हैं। सो द स्ट्रक्चर स्मॉलर देन द सेल, सेल से कोई भी छोटा स्ट्रक्चर, उसको हम लिविंग रिगार्ड नहीं करते। सो इसलिए हम मानते हैं कि सेल से ही क्या स्टार्ट हुई है, लाइफ स्टार्ट हुई है। समझ आ गई बात या नहीं है? पक्का, श्योर? तो अब ये जो हमारी सेल है, सेल के अंदर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या बने, यानी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनॉइड्स हैं, वो बने। फिर उनसे पूरी एक कंप्लीट एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिला जो कैसा था, केपेबल था इंडिपेंडेंट लाइफ को जीने के लिए, विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिस स्ट्रक्चर के अंदर हर वो चीज थी जो लाइफ के लिए एसेंशियल है, जो लाइफ के लिए जरूरी है। यानी हर एक सेल इतना केपेबल और इतना इंडिपेंडेंट था कि वो अकेला पूरी लाइफ को क्या कर सकता था, अटेन कर सकता था। समझ आई बात? सारी फंक्शनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता था और सारी स्ट्रक्चरल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकता था। इसीलिए श्लीडन एंड शॉन, ठीक है, मैथ्यू श्लीडन और थियोडोर शॉन ने सेल थ्योरी में जब प्रपोज किया तो उन्होंने पॉस्टुलेट दिया, जिस पॉस्टुलेट में उन्होंने बताया सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यही स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की और यही फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। थियोडोर शॉन और मैथ्यू श्लीडन ने इसको सेल थ्योरी के अंदर क्या किया, एक पॉस्टुलेट के अंदर एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये क्यों कहा, क्योंकि एक सेल इतनी केपेबल है कि वो स्ट्रक्चर भी मेंटेन कर सकती है और एक सिंगल सेल सारे फंक्शंस को भी क्या कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि लाइफ जो इवोल्यूट हुई है वो कहाँ से इवोल्यूट हुई है, सिंगल सेल से इवोल्यूट हुई है। समझ आ गई बात? फॉर एन एग्जाम्पल, अब हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं काहे का, अमीबा का। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से बना है अमीबा, और वो एक सेल उस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन कर रहा है और उसके अंदर जितने फंक्शंस हो रहे हैं उन सारे फंक्शंस को भी क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। एक सिंगल सेल क्या कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है, न्यूट्रिशन भी कर रहा है, लोकोमोशन भी कर रहा है। सारे जितने भी फंक्शन होते हैं, फंक्शनल एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिंदा रहने के लिए, वो सारी एक सिंगल सेल के अंदर हमें क्या हो रही हैं, विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें मिल रही हैं। दैट्स व्हाई वी सेज दैट सेल्यूलर और द सेल इज द फर्स्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे पहला ग्रेड है काहे का, ऑर्गेनाइजेशन का, जिससे लाइफ क्या हुई है, इवोल्यूट हुई है। अंडरस्टैंड और नॉट? चलिए पोज करो उसको। ओके, सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इन द हेडिंग ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव अ 4 ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइजेशन को 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा ग्रेड हमारे पास हो सकते हैं। सो नंबर 1 is we have a protoplasmic grade. Protoplasmic grade of organization.
This is the first grade of organization, protoplasmic, right? What does it means? It means all the functional activities which are essential for the living, जिंदा रहने के लिए जो सारी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज हैं, जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उसको कौन परफॉर्म कर रहा है? प्रोटोप्लाज्म परफॉर्म कर रहा है विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, राइट? सो सच अ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? Where it is found? वेरी गुड। जितने भी सिंगल सेल्ड हैं, कौन से होते हैं सिंगल सेल्ड? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? ऑल द यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं वो सबके सब आपके काहे के अंदर आते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। इसमें कुछ यूकैरियोट्स भी आते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया भी, बैक्टीरिया इज आल्सो द अंडर द सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया भी आपका एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यूनिसेल्युलर है, राइट? तो जितने भी आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर सारी फंक्शनल एक्टिविटीज को, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रोटोप्लाज्म परफॉर्म कर रहा है एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, समझ आई बात? दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गई बात? चलिए लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे बताइए? It is the grade where the protoplasm governs all the metabolic activities within a single plasma membrane. Single plasma membrane. And the example is all unicellular organisms, जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, वो सब किस अंदर आएंगे? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे, राइट? जहां पर प्रोटोप्लाज्म क्या कर रहा है? सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ऐसा क्यों कहा? व्हाई एनसीईआरटी सेज दिस लाइन दैट the structure smaller than the cell is not considered as living? ऐसा क्यों बोला गया? अगर इस सिंगल सेल से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी निकाल दी जाए तो what will happen? This protoplasm will be mixed into the environment. ये तो environment में mix हो जाएगा, there is no structure, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा। समझ आ रही है बात? तो ये जो स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है, इस सेल को एनवायरनमेंट से किसने अलग किया हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आ रही है बात? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना प्रोटोप्लाज्म है, इट मींस इट इज अ सेल एंड इट इज रिगार्डेड एज अ लिविंग यूनिट। ये लिविंग यूनिट है, समझ आ गई बात? तो इससे छोटा स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट एज अ लिविंग क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ आ गई बात या नहीं है? इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? बायो मेम्ब्रेन बोला जाता है। व्हाट इट इज कॉल्ड एज? बायो मेम्ब्रेन। बायो मीन्स लिविंग एंड मेम्ब्रेन मीन्स कवरिंग। इट मीन्स जितने भी दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको कवर किया हुआ है किसने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। इसीलिए मैं आपको और आप मुझे नजर आ रहे हैं, बिकॉज आउटर टू अवर सेल्स वी हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे हर एक सेल से निकाल दी जाए
तो the complete protoplasm is mixed into the environment. ये पूरा का पूरा जो मेरे अंदर प्रोटोप्लाज्म है क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाएगा. It does not have any shape or any structure, right? So that's why plasma membrane is the biomembrane which separates the living organism from the environment. एनवायरमेंट से यही वो मेम्ब्रेन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, सेपरेट करती है, जो प्रोटोप्लाज्म को क्या करती है, सेपरेट करती है. समझ आ गई बात? पक्का? सो दिस इज वी हैव द फर्स्ट ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Second grade of organization is the cellular grade of organization. Cellular grade of organization. This is the second grade. Second grade की हम लोग बात करते हैं सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अभी हमने आपको बताया कि हर चीज की एक टेंडेंसी है कि वो अकेला नहीं रहना चाह रहा है. समझ आ रही है बात? क्या है टेंडेंसी? कि वो अकेला नहीं रहना चाहता. तो यहां पर सिंगल सेल है. अब सिंगल सेल क्या चाहेगा कि मेरे पास और भी सेल्स हैं, राइट? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जहां पर फॉर्मेशन हुई है क्लस्टर ऑफ सेल्स से, सेल्स के एग्रीगेशन से, इस तरह के ग्रेड को हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. समझ आई बात? क्या होगा यहां पर? They form from the loose aggregates of cells. ये सेल्स के लूज यानी सेल्स लूजली एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, आगे अटैच हो जाएंगे एंड एक बॉडी को फॉर्म करेंगे एंड दैट बॉडी is called as at the cellular grade of organization. और वो बॉडी जो लेवल शो करेगी वो कैसा लेवल होगा? सेल्यूलर लेवल होगा, क्योंकि वो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होगी. बट द मेन पॉइंट इन इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स वर independently doing their job. समझ आई बात? There is no communication between the cells. यहां पर सेल्स तो है जरूर, लेकिन एक सेल दूसरे सेल से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता. The cells would not be coordinating with each other, right? हर एक सेल अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहा है बस. नहीं आई बात समझ में? मतलब जितने ये बॉडी जो आपकी बनी होगी, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ग्रुप ऑफ सेल से आपकी बॉडी बनी है. ठीक है, बहुत सारे सेल्स उसमें प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप ऑफ सेल को एक काम दे दिया हो, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल को दूसरा काम दे दिया हो. नो, हर एक सेल हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है. हर एक सेल अपना न्यूट्रिशन लेगी, हर एक सेल अपना एक्सक्रीट आउट करेगी. ऐसा नहीं है कि कुछ सेल को स्पेशलाइज्ड कर दिया गया हो कि इन्हीं स्पेशलाइज्ड सेल को न्यूट्रिशन करना है, इन स्पेशलाइज्ड सेल को एक्सक्रीशन करना है, इन स्पेशलाइज्ड सेल को रिप्रोडक्शन करना है. समझ आ रही है बात? सो हर सेल अलग अलग अपनी जॉब को क्या कर रही है? परफॉर्म कर रही है. देयर इज नो कोऑर्डिनेशन. यहां पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. तो क्या लिखेंगे यहां पर आप? नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल्स. सेल्स में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है. समझ आ गई बात? एंड दे आर, और ये कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए हैं? ये यूनिसेल्यूलर थे विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यहां पर ग्रुप ऑफ सेल हो गया है, तो दे आर मल्टी सेल्यूलर. सो दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी अगर हम और ज्यादा स्पेसिफिक बात करें
तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें किन में देखने के लिए मिलता है? पॉलीफर्स यानी स्पॉन्जेस। कहाँ देखने के लिए मिलेगा? पॉलीफेरा यानी कि स्पॉन्जेस में ये हमें देखने के लिए मिलता है। Sponges are composed of a group of cells which are loosely attached with each other, जो एक दूसरे के साथ loosely attached हैं। They are not compact, वो compact नहीं है कि वो क्या हो जाए, convert हो जाए टिश्यू में। इसका मतलब यहाँ पर group of cell तो है, but this group of cell is not modified into a tissue, लेकिन यहाँ पर group of cell टिश्यू में modified नहीं हुआ है। समझ आ गई बात? दो दे आर मल्टी सेल्यूलर बट दे आर नॉट मॉडिफाइड इनटू दी टिश्यूज, लेकिन यहां पर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं हुई है। नहीं आई बात समझ में? अंडरस्टूड और नॉट? पक्का? चलिए, नाउ वी जंप टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज tissue level or tissue grade of organization. Grade of organization. चलिए, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। In tissue grade of organization, what will happens now? The cells are grouped and modified into a tissue and performing a specific function. समझ आ गई बात? अब क्या होगा, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स अपने आप को क्या कर लेंगी? स्पेशलाइज्ड कर लेंगी into a tissue and each tissue is responsible for performing the specific function, और हर एक टिश्यू क्या करेगा? अब स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। समझ आ गई बात? यानी यहाँ पर तो हर एक सेल अलग अलग इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो सेल है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके टिश्यू में कन्वर्ट हो गई है और हर एक टिश्यू अलग काम को परफॉर्म कर रहा है। समझ आ गई बात? सो दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए लिखते हैं इसमें, the group of cells coordinate with each other and modifies into a tissue, और कहाँ मॉडिफाई हो गए हैं? टिश्यू में। टिश्यू, और ये जो आपके टिश्यूज हैं दे आर असाइन्ड अ स्पेसिफिक जॉब। ठीक है, और हर एक टिश्यू को क्या दी गई है? उसको असाइन की गई है स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक फंक्शन, राइट? एंड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर performing the specific function, right? और ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होंगे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नहीं आई बात समझ में? आ गई? पक्का? सो आप क्या देख रहे हैं ऊपर से? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। पहले सेल थी, लाइफ सेल में थी, फिर सेल से लाइफ कहाँ आई? सेलुलर लेवल पे आई, ग्रुप ऑफ सेल्स पे आई, फिर लाइफ कहाँ आ गई? टिश्यूज में आ गई। ठीक है, अब ये वाला जो लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सा ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने के लिए हमें मिलेगा? एग्जाम्पल होंगे ये भी मल्टी सेल्यूलर, दे आर ऑल्सो मल्टी सेल्यूलर, बट स्पेसिफिकली दे आर प्रेजेंट इन सीलेंट्रेटा, राइट? सीलेंट्रेटा में भी एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप लोग? हाइड्रा, राइट? हाइड्रा इज द एग्जाम्पल ऑफ सीलेंट्रेट्स। तो सीलेंट्रेट्स में आपको क्या मिलेगा? जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? टिश्यू ग्रेड है। यानी यहाँ पर जो सेल्स हैं वो मॉडिफाइड हो गई हैं काहे में?
टिश्यूज में, और ये टिश्यूज क्या है, स्पेसिफिक हैं अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। समझ आ गई बात? यानी यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी हमने क्या कर दिया है, काम को डिवाइड कर दिया है। समझ आई बात? अलग अलग टिश्यू को अलग अलग काम दे दिया है। गैस्ट्रोजोइड्स, गोनोजोइड्स, अगर हम ओबेलिया की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या कर दिया है, अलग अलग जॉब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इनटू द टिश्यूज। तो हर एक टिश्यू अपने स्पेसिफिक जॉब को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। जो एक्सक्रीशन वाले टिश्यू हैं उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, जो न्यूट्रिशन वाले टिश्यू हैं उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। हर एक अपनी जॉब के ऊपर क्या है, असाइन है हर एक टिश्यू। समझ आ गई बात या नहीं है? पक्का? चलिए, now we jump to the next level of organization, and that is called as organ level of organization. This is the next level. ये नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ गई है। अब टिश्यू से भी अकेले काम नहीं हो रहा है। जब कॉम्प्लेक्स हो रहा है और ऑर्गेनिज्म, तो अब टिश्यू से भी काम नहीं चल रहा है। टिश्यू ने भी क्या किया, टिश्यू ने कहा कि भाई मुझसे अकेला वर्कलोड नहीं समझ रहा है। अब उसने और टिश्यू को अपने साथ क्या किया, मर्ज किया। समझ आ गई बात? सो हियर नाउ द टिश्यू ग्रुप्ड टुगेदर एंड दे फॉर्म अ ऑर्गन, और उन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गन को डिजाइन किया। चलिए लिखते हैं इसमें, द टिश्यू grouped together and form a complex structure called as organ। नहीं है बात समझ में आपका? And this organ is also specific on its job। समझ आ गई बात या नहीं है? क्लियर हो रही है बात? चलिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। द एग्जाम्पल फ्रॉम वेयर द फर्स्ट ऑर्गन इज टू बी अपीयर्ड फर्स्ट, जहां से सबसे पहले हमें सबसे पहले ऑर्गन देखने के लिए मिलता है, दैट ऑर्गेनिजम्स वर प्लेटीहेल्मिन्थ्स। वो ऑर्गेनिजम्स हमारे हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? लेकिन कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं हुई, राइट? अब और ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत पड़ी, तो और ज्यादा एडवांसमेंट हुआ, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ सिस्टम, राइट? Should I rub this one, protoplasmic rate of organization? चलिए, नेक्स्ट इज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So here we write organ system level of organization। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, what will happens now, these organ, right? Now what will happen, there are so many organs,
Now these organs were associate with each other. ये ऑर्गन क्या हुए, एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए, राइट, अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, एंड दे फॉर्म a complex systems into the body and that complex systems were called as organ systems. और उन्हीं complex systems को हमने क्या बोला, organ systems बोला. समझ आ गई बात? चलिए, सो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, the organs associate to form a complex system called organ system, right? For example, respiratory system, ठीक है, respiratory system, excretory system, nervous system, etc. ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स इस तरह से डेवलप हो गए. एग्जाम्पल क्या होगा, आफ्टर प्लेटीहेल्मिन्ट्स के बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, all are having the organ system level of organization. So from annelids to chordata, ठीक है, इन सब के अंदर हमें क्या मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है. और इसी तरह से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, देयर वर सो मेनी सिस्टम्स, राइट. और जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ एसोसिएशन में वर्क करते हैं, वी हैव अ बॉडी, इससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है, राइट, एंड दैट इज द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. और वो हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है. फिर ये ऑर्गेनिज्म भी क्या नहीं चाहता कि अकेला रहे, ये भी क्या करता है, मेटिंग करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, और ये भी क्या करता है, अपनी जनरेशन को और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है. तो इससे क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है, ठीक है. अब अलग अलग पॉपुलेशन एक जगह नहीं है. आपने देखा कल हमने हैबिट और हैबिटेट में यही तो पढ़ा, पॉपुलेशन कहीं एक जगह नहीं है. कोई पानी में चला गया, कोई हवा में चला गया, कोई लैंड पर रह गया, राइट. तो अब इससे क्या बन गए, इकोसिस्टम्स फॉर्म हो गए. अलग अलग इकोसिस्टम्स में अलग अलग क्या कम्युनिटीज फॉर्म हो गई, राइट. फिर उसमें भी क्या हुआ, सारे इकोसिस्टम को जब ग्रुप किया गया, डेजर्ट इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, पोंड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम को सबमर्ज करके क्या बनाया, बायोस्फीयर बनाया, राइट. और बायोस्फीयर इज नथिंग बट इट इज अ प्लैनेट, दैट इज अर्थ. फिर अर्थ भी अकेला नहीं रहा, इसकी वजह से और ज्यादा प्लैनेट आ गए. वो क्या बन गया है, सोलर सिस्टम बन गया है. सोलर सिस्टम जैसा हमारे पास एक ही नहीं है, और भी बहुत सारी कंप्लीट गैलेक्सी हमारे पास प्रेजेंट है. गैलेक्सी यूनाइट हो गई, मिल्की वे फॉर्म हुआ, मिल्की वे से हमें क्या मिलता है, यूनिवर्स मिलता है. समझ आई बात, पूरा ब्रह्मांड. तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, एटम से शुरू होती है, और कहाँ जाती है, यूनिवर्स पर जाती है. सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स. समझ आई बात आपको, ये पूरा समझ में आया आपको, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, श्योर. सो दिस इज द सेकंड पैरामीटर. ये हमारे पास सेकंड पैरामीटर है टू आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट एनिमल्स एंड टू स्टडी द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन एनिमल किंगडम. क्लियर हो गई बात. अब हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट पैरामीटर की, ठीक है. अब हम दूसरे पैरामीटर को डिस्कस करेंगे, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, जो दोबारा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और द बॉडी प्लान, वी कैन से इट एज. कितने, यानी हर एक ऑर्गेनिजम्स को अगर हम देखते हैं, जो ग्रेड हमने ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े हैं, हर एक ग्रेड का जो बॉडी प्लान है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कैसा है, डिफरेंट है. तो अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के हमारे पास क्या हो सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो सकते हैं, या कितने तरीके के हमारे पास बॉडी प्लान हो सकते हैं. समझ आ गई बात. चलिए,
So now we will be discuss the third parameter, right? Third parameter को हम लोग डिस्कस करते हैं. The third parameter is body plan, right? Body plan. What are the body plans? ठीक है, कैसे बॉडी प्लान्स हमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखने के लिए मिलते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी हम इसको बोल सकते हैं, कैसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है. तो चलिए देखते हैं बॉडी प्लान. फर्स्ट बॉडी प्लान जो हमें यहाँ पर मिलेगा, इट इज द सेल aggregated body plan. Cell aggregated body plan. This is the first body plan. ठीक है, जो हमें देखने के लिए मिलेगा. फॉर एन एग्जाम्पल जो हमने वहां पर भी पढ़ा, फर्स्ट हमने वहां पर क्या पढ़ा, प्रोटोप्लाज्मिक, राइट. प्रोटोप्लाज्मिक के बाद हमने क्या पढ़ा, स्पॉन्जेस हमने वहां पर पढ़े थे. पॉलीपर्स यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वहां पर जो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी वो कहाँ से बनी हुई थी, सेल एग्रीगेट से, राइट. तो यहाँ पर भी सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान है. यानी फॉर एन एग्जांपल इफ वी टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्ज, अगर स्पॉन्जेस की बात की जाए, पॉलीपर्स की बात की जाए, तो हमने आपको बताया था कि हर एक सेल, यहाँ पर हर एक सेल क्या है, इंडिपेंडेंट है. हर एक सेल क्या करेगी, अपना न्यूट्रिशन लेगी और अपना ही क्या करेगी, एक्सक्रीट आउट करेगी. समझ आई बात. सो इस तरह के बॉडी प्लान को, जहां हर एक सेल अपना न्यूट्रिशन ले रही हो, ईच सेल टेकिंग इट्स ओन न्यूट्रिशन एंड रिलीजिंग इट्स एक्सक्रीशन आउट, और अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करती है, वो एक्सपेल आउट कर देती है. इस तरह का जो बॉडी प्लान है, दैट बॉडी प्लान कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान. क्लियर हो गई बात. चलिए लिखते हैं इसमें सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान में, इसमें हम लोग लिखते हैं each cell is independently attain nutrition and expelling its waste. सो इस तरह का जो हमें यानी कि बॉडी प्लान मिलेगा, जिसमें हर एक सेल क्या कर रही है, यानी ईच एंड एवरी सेल इज रिसीविंग इट्स न्यूट्रिशन एंड एक्सपेलिंग आउट द नाइट्रोजनस वेस्ट आउट. क्लियर. तो इस तरह का जो हमारा बॉडी प्लान है, दैट बॉडी प्लान इज कॉल्ड एज सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान, विच इज फाउंड इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, जो हमें कहाँ के केस में देखने के लिए मिलता है, स्पॉन्जेस के केस में देखने के लिए, इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, और यू कैन से इट एज अ पॉलीपर्स, राइट. सेकेंड बॉडी प्लान जो है, दैट इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. चलिए इसकी बात करते हैं, बॉडी सैक बॉडी प्लान की. ठीक है, जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज समवॉट लाइक वेयर द न्यूट्रिशन इज टेकिंग और एक्सपेल, जो एक्सपेल है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट का जो एक्सपेलिंग है, वो कहाँ से हो, सेम ओपनिंग से हो. इट मीन्स देर इज नो आइडेंटिफिकेटिंग, जो आपका जो यानी ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज माउथ और वेदर इट इज एनस, राइट. वहां पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. द जॉब ऑफ द माउथ एंड द एनस बोथ आर डन विद द सेम ओपनिंग. दोनों ही कहाँ से की जाती है, एक ओपनिंग से की जाती है. यानी सेम ओपनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर attaining the nutrition and same opening is responsible for removing out the nitrogenous waste from the body. ठीक है, बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए भी वही सेम ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल है,
एनएस का काम करेगी, और न्यूट्रिशन को अटेन करने के लिए भी सेम ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल है, माउथ का काम करेगी. सो माउथ एंड एनएस बोथ द जॉब आर परफॉर्मिंग विद द सेम ओपनिंग. Such a body plan is called as blind sac body plan. और इसी तरह के बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं. Where the elementary canal we can say it as is incomplete. और इस तरह की एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. समझ आ गई बात? Where in elementary canal there is only a single opening. जहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग क्या होती है? प्रेजेंट होती है. समझ आ गई बात या नहीं है? पक्का? चलिए लिखते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में. इन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान सिंगल ओपनिंग परफॉर्म्स द डुअल फंक्शन. डुअल फंक्शन का मतलब दो फंक्शन परफॉर्म कर रही है. कौन कौन सा? न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है. बोथ द थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल opening. It means this single opening is act as a mouth and it act as the anus. Right? So single opening is act as the mouth and it is act as the anus. Right? When this opening receives the food, it act as a mouth, and when it's expelling out the nitrogenous waste or the excretory material, then it act as the anus. Right? It does not have the another opening for the ejection. Ejection के लिए, expel के लिए कोई अलग opening present नहीं है. एक ही opening इनके अंदर क्या होती है? present होती है. Such a body plan is called as a blind sac body plan. और इस तरह के body plan को हम क्या बोलते हैं? blind sac body plan बोलते हैं. नहीं आई बात समझ में? पक्का? चलिए. और इस तरह की एलिमेंट्री कैनाल को, जो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल हो जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट हो, ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस एलिमेंट्री कैनाल और दिस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट. ठीक है. कैसा है ये बॉडी प्लान? ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है? इनकम्प्लीट है. ये एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? इनकम्प्लीट है. क्यों है ये एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट? बिकॉज इट हैज ओनली अ सिंगल ओपनिंग. क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही क्या प्रेजेंट है? ओपनिंग प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई इट इज इनकम्प्लीट. इसीलिए ये कैसी है? इनकम्प्लीट है. समझ आ गई बात? एग्जाम्पल बता दो उसका. और पॉरीफर्स इसका एग्जाम्पल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पॉरीफर्स में क्या है? एंट्रेंस के लिए देयर वर द डिफरेंट पैसेज और एग्जिट के लिए देयर वर अ डिफरेंट पैसेज. समझ आई बात? न्यूट्रिशन इज अटेन्ड बाय द ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द डर्मल. जो उसकी स्किन होती है बाहर वाली, उसमें जो डर्मल पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, जिन्हें ऑस्टिया बोला जाता है. ऑस्टिया से वाटर इंग्रेस आउट होता है और आउट वाटर जो एग्जिट होता है वो ऑस्क्यूलम के थ्रू होता है. अ चिमनी लाइक ओपनिंग इज प्रेजेंट above the sponges and that chimney like opening is called as an osculum, from which it excrete out its nitrogenous waste products. क्लियर हो गई बात? so sponges तो नहीं हो सकते. sponges में तो आने का रास्ता अलग है और जाने का अलग है in case of sponges. so the example here is hydra. In hydra there is only a single opening. The body of hydra, अगर आपने देखा हो हाइड्रा कभी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा. Have you seen or not? Is attached with the substratum. substratum से अटैच रहता है और यहाँ पर टेंटेकल्स प्रेजेंट होती हैं. Here is the tentacles. इस तरह से टेंटेकल्स प्रेजेंट होती हैं. समझ आई बात? तो अगर इसको हम कट करें, इफ यू कट दिस सेक्शन, अगर इसको हम सेक्शन के इसको यहाँ से यानी इसको बीच से
ऐसे इसको कट कर दें, सो व्हाट वी सी, तो हमें क्या दिखाई देगा, वी सी द बॉडी इज लाइक दिस, the body is like this and here are the tentacles, right? So what we see, क्या दिख रहा है इससे में, there is only one opening, इसी ओपनिंग से फूड अंदर आएगा और जो वेस्ट है इसी ओपनिंग से बाहर जाएगा, there is no another opening, यहाँ पर कोई दूसरी ओपनिंग नहीं है. So such a system is पॉलीफर्स में डिफरेंट बॉडी प्लान है. पॉलीफर्स में क्या है, सेम बॉडी प्लान है, यानी वहाँ पर जो माउथ का काम कर रहा है वो हमारा डर्मल ऑस्टिया कर रहा है, और जो हमारा यानी जो वाटर रिमूव हो रहा है बॉडी से, जो वाटर के थ्रू जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, पॉलीफर्स के अंदर एक्चुअली कोई कैटेगरी नहीं है, क्योंकि पॉलीफर्स हमारा कहाँ है, टिश्यू लेवल है, वहाँ पर ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं हुई है अभी तक. समझ आ रही है बात? तो वहाँ पर इसीलिए जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू भी एब्सेंट है, वहाँ सारे टिश्यू एब्सेंट है, वहाँ कोई टिश्यू नहीं है. वहाँ पर हर एक सेल रिस्पॉन्सिबल है. वाटर अंदर आएगा, वाटर के साथ ऑक्सीजन आएगा, फूड भी, हर एक सेल उसको दोबारा से वाटर के अंदर छोड़ेगी, जो भी उसका वेस्ट होगा CO2, और वो CO2 ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगी. समझ आती बात? वहाँ पर एक स्पेशल सिस्टम हमारे पास लगाया गया है एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू वहाँ पर सारे काम होते हैं, या वाटर कैनाल सिस्टम उसको हम बोलते हैं. सॉरी, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स. तो ये आपको समझ में आया कैसे रहेगी ये ओपनिंग? पॉलीफर्स जब हम पढ़ेंगे तो पॉलीफर्स के अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी यानी कि हम लोग पढ़ेंगे चीजें, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन केस ऑफ पॉलीफर्स. व्हेन वी कम टू द पॉलीफर्स, तो पॉलीफर्स में आएंगे. ये समझ आया आपको, ब्लैंक सैक बॉडी प्लान. The third category in this is we have tube within a tube body plan. ये एक ऐसा बॉडी प्लान है जहां पर क्या होगा, वी फाउंड द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. जहां पर हमें जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो कैसी होगी, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का क्या मतलब है, वेरी गुड, इट हैज 2 openings. The anterior opening is mouth and the posterior opening is anus, where we found both the openings. यहाँ पर हमें क्या मिलेंगी, दोनों ओपनिंग्स मिलेंगी. इस तरह का जो बॉडी प्लान है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान. माउथ भी होगा और एनस भी होगा. एंटीरियर इज माउथ एंड पोस्टीरियर इज द एनस. क्लियर हो गई बात? सो ये हो गया हमारा कंप्लीट बॉडी प्लान. इसमें एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे आप, क्या एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. स्पाइसेस हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं, ये सब आपका एग्जाम्पल है कहाँ का, बॉडी प्लान, राइट. यहाँ पर इसलिए हम लोग लिख लेते हैं हायर एनिमल्स. ठीक है. यहाँ पर भी लेकिन एक थोड़ा सा यानी कि आपका वो है जो समझने की जरूरत है और क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज जाइगोट, ये आपका जाइगोट है. जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज. क्लीवेज के बाद क्या होगा,
it divides, started to divide and converted into a ball of cells, and this ball of cell is called as morula, right? Then this morula is converted into a structure like this, in which there is a cavity is developed, right? Here the cavity is developed, and this cavity is called as blastocoel, or this structure is called as blastula, right? So at this stage what will happen, a evagination is formed. क्या बनती है? Evagination बनती है. Suppose this is the ball, this is the blastula, right? It forms the evagination. इसके अंदर क्या बनती है? Evagination बनती है, and this evagination pore is called as blastopore, और इसको क्या बोला जाता है? ब्लास्टोपोर बोला जाता है. ठीक है. So what will happens, gradually it deepens, और gradually ये क्या हो जाती है? It deep, gradually ये deep हो जाती है और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आर पार हो जाती है. Now this opening is called as anus, and this opening forms the mouth of an organism. समझ आई बात? But this is little different. If the blastopore forms the mouth first, then it should be the other organisms, and if the blastopore forms anus first, then the category of the organism should be different. So if you're talking about the mouth, अगर माउथ की बात करें, प्लास्टोपोर अगर पहले माउथ बनाएगा, so that organisms were called as protostomates. उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोमेट्स. स्टोमा वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द माउथ, एंड प्रोटो मींस फर्स्ट. तो जिनके अंदर पहले माउथ बनेगा, ब्लास्टोपोर से दे वर कॉल्ड एज प्रोटोस्टोमेट. प्रोटोस्टोमेट में कौन से ऑर्गेनिजम्स आपके आते हैं? देखिए, और ब्लास्टोपोर से जब आपका एनएस बनेगा, ठीक है, तो उस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोमेट्स. ठीक है. ड्यूटेरोस्टोमेट्स आपके कौन होते हैं? ड्यूटेरोस्टोमेट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, इसमें बेसिकली आपके आते हैं इकाइनोडर्म्स एंड chordates, right? It means हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ड्यूटेरोस्टोम से. फर्स्ट एनस इज फॉर्म्ड एंड देन माउथ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लास्टोपोर, राइट? इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट. इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट को छोड़ के और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोटोस्टोमेट कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. नहीं आई बात समझ में? पक्का? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये प्रोटोस्टोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोमेट. इट शुड बी आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम. बहुत बार इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड आवर थर्ड पैरामीटर, राइट?